नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विश्व गुरु की भूमिका से प्रेरित हो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए युवाओं से सकारात्मक सोच के साथ राष्ट्र निर्माण की राह में बढ़ने का किया आह्वान। नासा का परसिवरेंस रोवर मंगल ग्रह की सतह पर उतरा सफलतापूर्वक। करीब 7 महीने की यात्रा के बाद लाल ग्रह पर पहुंचा परसिवरेंस। मंगल की सतह पर जीवन की संभावनाओं की करेगा तलाश। बाराबंकी के कुछ युवा सामूहिक रूप से खेती करके कमा रहे अच्छा मुनाफा। अधिक लाभदायी सब्जी की खेती करके इन युवाओं ने बदली अपने गांव की तस्वीर। जागरूक होकर सरकारी योजनाओं का उठा रहे हैं लाभ। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी कीटनाशक निर्माताओं के लिए को दिए गए 6,788 पंजीकरण प्रमाण पत्र। 2020-21 के दौरान भारत ड्रोन के इस्तेमाल से टिड्डियों पर नियंत्रण करने वाला बना विश्व का पहला देश। राज्यों के सहयोग से केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा टिड्डी नियंत्रण अभियान। और खरीफ विपणन सीजन में एमएसपी पर खरीद जारी। धान की खरीद में पिछले वर्ष की खरीद के मुकाबले 15.30% की खरीद हुई वृद्धि। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में अब तक खरीदा गया 645.10 लाख मीट्रिक टन धान। जारी खरीफ विपणन सत्र में लगभग 93 लाख किसान हुए हैं लाभान्वित। और खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमिक हैकाथन को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि इस हैकाथन में भारत और ऑस्ट्रेलिया की ओर से नए तरह के समाधान पेश किए गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इन नवाचारों से हमें सर्कुलर इकोनॉमिक सॉल्यूशन को ढूंढने में मदद मिलेगी। This hackathon has seen innovative solutions from Indian and Australian students, startups and entrepreneurs. These innovations show your commitment to the philosophy of circular economy. I have no doubt that your innovations will inspire our two countries to take the lead in circular economy solutions. And for that, we must now also explore ways to scale up and incubate these ideas. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सर्कुलर इकोनॉमी की अवधारणा हमारी कई समस्याओं को हल करने में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है। रिसाइकलिंग, रीयूजिंग, कचरे को खत्म करना हमारी जीवन शैली का हिस्सा बनना चाहिए। The concept of circular economy comes in. It can be a key step in solving many of our challenges. Recycling and reusing things, eliminating waste and improving resources efficiency must become part of our lifestyle. और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की मजबूत साझेदारी कोरोना के बाद की दुनिया को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। The strong India-Australia partnership will play an important role in shaping the post-COVID world. And our youth, our young innovators, our startups will be at the forefront of this partnership. और अब बात करेंगे खरीफ विपणन सीजन में देश भर के अलग अलग राज्यों से समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीदी की जा रही है, जिससे किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। और ये जो खरीद है वो अलग अलग राज्यों में चल रही है। हम चाहे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या अलग अलग राज्यों की बात करें, वहां पर किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है। और पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष काफी बढ़ोतरी भी देखी गई है। विपणन सत्र में अब तक 645.10 लाख मीट्रिक टन। अगर हम धान की खरीद की बात करें तो धान की खरीद में पिछले वर्ष की खरीद के मुकाबले 15.30% की वृद्धि हुई। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में अब तक 645.10 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया था, यानी पिछले वर्ष की अपेक्षा इस
वर्ष बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में जारी खरीफ विपणन सत्र में लगभग 92.86 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। सरकार ने 3,09,198.87 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन भी खरीदी की और वो भी समर्थन मूल्य में सरकार ने किसानों से खरीदी की है। सरकार ने पंजाब से 202.82 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की है, जो कुल खरीद का 31.50% है। सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 3,09,190.34 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन को खरीदा है। वो समर्थन मूल्य पर सरकार ने किसानों से खरीदा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बीज कपास की सुचारू खरीद से 18,92,818 किसान सीधे लाभान्वित हुए हैं। किसानों से एमएसपी पर 26,667.21 करोड़ रुपए मूल्य की 91,43,791 कपास की गांठें भी खरीदी गई, यानी कि कपास के जो खेती करने वाले हैं उन किसानों को फायदा पहुंचाया गया है। 5,079 मीट्रिक टन खोपरा की खरीद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से की गई है। इस दौरान 3,961 किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 52 करोड़ 40 लाख रुपए की अदायगी की गई, यानी कि उनके खातों में पैसा भेजा गया है। एमएसपी पर खरीदने से 18,91,958 किसान सीधे तौर से लाभान्वित हुए। खरीफ विपणन सत्र 2020-21 के दौरान किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद की जो प्रक्रिया है वो देश के अलग अलग राज्यों में जारी है। खरीदी चल रही है समर्थन मूल्य पर। और अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के परसिवरेंस रोवर ने मंगल की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है। करीब 7 महीने पहले इस रोवर ने धरती से टेक ऑफ किया था। नासा ने यह कामयाबी भारतीय अमेरिकी मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति मोहन की अगुवाई में हासिल की है। परसिवरेंस रोवर मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाएं तलाशेगा। नासा के अनुसार रोवर ने मंगल की सबसे खतरनाक सतह जेजरो क्रेटर पर लैंडिंग की, जहां कभी पानी हुआ करता था। नासा ने दावा किया है कि यह अब तक के इतिहास में रोवर की मार्स पर सबसे सटीक लैंडिंग है। रोवर के लाल ग्रह की सतह पर पहुंचने के तुरंत बाद अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने पहली तस्वीर भी जारी कर दी है। 6 पहिए वाला ये रोवर मंगल ग्रह की जानकारी जुटाएगा और चट्टानों के ऐसे नमूने साथ लेकर आएगा जिनसे यह पता चल सकेगा कि क्या लाल ग्रह पर कभी जीवन था। और अब बात करेंगे बागवानी के विस्तार की। केंद्र सरकार बागवानी और कृषि उत्पादों के स्तर को बढ़ाने पर लगातार जोर दे रही है और इसके लिए कई कदम भी उठाए जा रहे हैं जो बागवानी करने वाले किसान उनको फायदा पहुंच सके। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की प्रस्तावित परियोजना 363.4 करोड़ रुपए की लागत के अनुमान के साथ स्वीकृत की गई है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक की अध्यक्षता की और उन्होंने ये बात कही कि बागवानी करने वाले किसानों को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर के लिए ढांचागत निर्माण पर बल दिया गया है। खाद्य प्रसंस्करण संरक्षण क्षमता को बढ़ाने की योजना के तहत प्राप्त प्रस्तावों पर भी विचार किया गया है। इसके साथ साथ जो बागवानी करने वाले किसान हैं, इस बैठक में राज्य मंत्री रामेश्वर तेली भी उपस्थित रहे। परियोजनाओं के प्रमोटरों ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में भाग लिया ताकि जो बागवानी खेती करने वाले किसान उनको बढ़ावा दिया जाए। सरकार के प्रयासों से कृषि उपज के प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन के स्तर में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों की आय में वृद्धि और स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन किया जा सकेगा। बैठक में हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, मिजोरम और गुजरात में 113.08 करोड़ रुपए की परियोजना के 11 प्रस्ताव मिले हैं। ये परियोजनाएं 76.78 करोड़ रुपए के निजी निवेश के साथ 3,700 लोगों के लिए रोजगार पैदा करने और 6,800 किसानों को सीधे तौर पर लाभान्वित करेंगी। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से संरक्षण और खाद्य प्रसंस्करण के आधुनिकीकरण को मदद मिलने की संभावना है। इन सभी योजनाओं से प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के स्तर को बढ़ाने में मदद के साथ कृषि उपज का भी अपव्यय कम होगा, यानी कि जो फसल बर्बादी होती थी वो कम होगा। 250.32 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत के साथ 9 प्रस्ताव हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, असम और राजस्थान राज्यों में 66.61 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता शामिल की गई है। और अब बात करेंगे बाराबंकी की। बाराबंकी की कुछ युवा आपस मिलकर जो सामूहिक खेती करके वो सब्जी की खेती कर रहे हैं और अधिक लाभ भी कमा रहे हैं। अक्सर देखा जाता था कि जो किसान है वो परंपरागत खेती करते थे जिससे उनको कम फायदा होता था, लेकिन बाराबंकी के कुछ ऐसे युवा हैं जो सब्जी की खेती करके अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर कर रहे हैं। पेश है खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश का बाराबंकी जिला कभी अफीम का गढ़ माना जाता था, मगर अब शिमला मिर्च, टमाटर के साथ छप्पन कद्दू की बेल्ट के रूप में भी अपनी पहचान बनाने लगा है। यहाँ पर परंपरागत खेती छोड़कर किसान सब्जियों की खेती भी बड़े पैमाने पर कर रहे हैं।
प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉली हाउस वाले इस जिले में कई किसान आधुनिक तरीके से खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। ऐसे ही बाराबंकी जिले के युवा किसान प्रमोद वर्मा ने स्नातक की पढ़ाई के बाद सरकारी नौकरी की तलाश की, मगर सफलता नहीं मिलने के बाद वो सब्जियों की खेती के माध्यम से उन्होंने अपनी तकदीर बदल ली। प्रमोद वर्मा महज 5 एकड़ की खेती से मात्र 4 से 5 लाख रुपए की लागत लगाकर सालाना 15 से 20 लाख का मुनाफा कमाकर जिले में युवा किसानों के लिए प्रेरणा बन गए हैं। सब्जियों की खेती से प्रमोद की सफलता देख लगभग पूरा गांव अब सब्जियों की खेती कर रहा है और अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर कर रहा है। हम पारंपरिक खेती करते थे पहले, जिसमें जो है फ़ायदा बहुत कम, नुकसान काफ़ी होता था। उसमें लागत बहुत ज़्यादा आती थी और फ़ायदा बहुत कम मिलता था। उसके बाद में धीरे धीरे करके उद्यान विभाग से संपर्क किया, तो वहाँ से संपर्क किया तो सब्जी की खेती के बारे में हमें नॉलेज मिली। तो जो है टमाटर, शिमला मिर्च के जो है खेती करनी मैंने शुरू की। तो 1 एकड़ में शुरुआत की मैंने, फिर धीरे धीरे करके जो है 2 एकड़ किया, 3 एकड़ किया, धीरे धीरे करके बढ़ाते गए। आज मैं 5 एकड़ में खेती कर रहा हूँ। एक 56 कद्दू भी शुरुआत किया, उसमें लागत बहुत कम है, मुनाफा बहुत ज़्यादा है। और गेंदा की खेती है, गोभी है, बंधा है, शिमला मिर्च है, टमाटर है, ये सब चीज़ों की खेती मैं कर रहा हूँ आज। और जो है इसी गांव में भी काफ़ी लोग जो है आकर्षित हुए हैं धीरे धीरे करके। हमारे गांव में लगभग जो है 10 हेक्टेयर में इसकी खेती हो रही है। प्रमोद वर्मा कहते हैं कि उद्यान विभाग से संपर्क करने पर सब्जियों की खेती की जानकारी लेने के बाद 1 एकड़ से टमाटर और शिमला मिर्च की खेती उन्होंने शुरू की, जिसमें अधिक मुनाफा देख अब 5 एकड़ में सब्जियों की खेती, जिनमें टमाटर, शिमला मिर्च के अलावा 56 कद्दू, फूल गोभी, पत्ता गोभी आदि कई प्रकार की सब्जियां उगाते हैं और सालाना 15 से 20 लाख की आय कर रहे हैं। हमारे गांव में खेती किए थे, उसी के बाद हमने चालू किया 56 कद्दू, टमाटर, शिमला मिर्च, बंद गोभी, फूल गोभी, गेंदा। इन्हीं के देख रेख में हमने काम चालू किया। 1 एकड़ से चालू किया, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हैं। और हमारे सरकार जो है प्रधानमंत्री किसानों की आय दुगनी करने के लिए बहुत सी स्कीम चलाए हैं, सब्सिडी दे रहे हैं सब्जी की खेती करने के लिए। जिला उद्यान अधिकारी महेंद्र कुमार ने बताया कि सफीपुर निवासी प्रमोद कुमार बागवानी के क्षेत्र में बहुत अच्छी खेती कर रहे हैं। इन्हें सरकार की तरफ से भी कई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। गेंदा के अलावा पत्ता गोभी, फूल गोभी, शिमला मिर्च आदि औद्यानिक फसलों की खेती उन्होंने शुरू की और उनको देखते हुए उस गांव के काफ़ी किसान औद्यानिक फसलों की तरफ मोटिवेट हुए हैं। प्रमोद जी से मेरी बात हुई थी तो उनके अनुसार वो काफ़ी अच्छा लाभ कमा रहे हैं। उनका कहना था कि मैं 2 हेक्टेयर ज़मीन पे खेती करता हूँ और 15 से 20 लाख पर ईयर वो अपना इनकम जनरेट कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों की मतलब बहुत ही आवश्यकता है और उद्यान विभाग में इनकी देखा देखी या ये काफ़ी लोग मोटिवेट हुए हैं और आशा करते हैं कि उद्यान का जो नाम है ऐसे लोग आगे चल के और बढ़िया करेंगे, नाम रोशन करेंगे। सब्जियों की खेती से पूरा गांव प्रभावित हुआ है और देखते ही देखते गांव के आसपास के लोग भी सब्जी की खेती करके अच्छी पैदावार कर रहे हैं और अपनी आर्थिक स्थिति भी बेहतर कर रहे हैं। बाराबंकी से सुनील कुमार सोनी के साथ संतोष चौधरी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री की वोकल फॉर लोकल की संकल्पना को साकार करने के क्रम में आगामी 27 फरवरी से द इंडिया टॉय फेयर 2021 आयोजित होने जा रहा है। वर्चुअल रूप से आयोजित होने जा रहे इस मेले में यह मेला जो है 2 मार्च तक चलेगा। खिलौना मेले में 1000 से ज्यादा स्टॉलों के साथ वर्चुअल प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। पेश है हमारे संवाददाता उर्मिलेश भट्ट की यह खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री के आह्वान पर देश का खिलौना उद्योग आत्मनिर्भर होने की ओर कदम बढ़ा चुका है। इस दिशा में उत्तर प्रदेश का नोएडा बेहद अहम भूमिका निभा रहा है। ऐसी ही एक कंपनी है नोएडा की खिलौना बनाने वाली अल्ट्रा टॉयज कंपनी, जिसमें लगभग 150 कर्मचारी अलग अलग तरह के सॉफ्ट फैब्रिक नॉन टॉक्सिक टॉयज बनाकर तैयार कर रहे हैं। ये खिलौने न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। कंपनी के एमडी का कहना है कि प्रधानमंत्री का ये कदम काफी सराहनीय है और इससे खिलौना उद्योग को काफी बढ़ावा मिला है।
बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का। वर्चुअल में आने से क्या होगा कि सबको पता चलेगा, एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। अच्छा, हमारे जो सप्लायर हैं वो भी वर्चुअल में आएंगे, तो उससे क्या होगा, हमें पता चलेगा कि भाई क्या क्या है। फिर नए डिजाइन आएंगे मार्केट में, और एक अच्छा रोजगार का साधन जो है टॉयज इंडस्ट्री में, स्कोप बहुत ज़्यादा है इंडिया में। इसको एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए वर्चुअल जो है ये बहुत ही अच्छा प्रयास है मोदी जी का। और ये एक तरह से लोकल टू वोकल जो मोदी जी का प्रोग्राम है उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। दूसरा क्या होता है कि इसमें अगर हम पूरे सेफ्टी मेजर्स फॉलो करते हैं, कोई केमिकल वगैरह फैब्रिक में नहीं यूज़ करते हैं, अंदर जो इसमें फाइबर भरते हैं तो उसको पहले चेक करते हैं, उसमें कोई हानिकारक बच्चों के लिए नहीं है। जैसे बहुत सारे टॉयज हम बना रहे हैं कि उसमें बच्चे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकते हैं कि एंग्री का है उसमें तो एंग्री फेस है, स्माइली है तो बच्चा खुश है तो स्माइली फेस लगाए हुए टॉयज में। अगले सप्ताह लगने वाले द इंडिया टॉय फेयर 2021 का मकसद देश के स्वदेशी खिलौना उद्योग को बढ़ावा देना है। साथ ही इसका मकसद सरकार द्वारा शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल अभियानों के बुनियादी विषयों को प्रोत्साहन प्रदान करना भी है। उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बात अगर वोकल फॉर लोकल की हो रही है तो गांव भी पीछे नहीं। देश भर में स्थानीय उत्पादों की मांग बढ़ी है, जिससे स्थानीय लोगों के रोजगार में भी इजाफा हुआ है। छत्तीसगढ़ में महुआ और जामुन से बने खाद्य पदार्थों में अब कई चीजें आ गई हैं। पहली बार महुआ और जामुन से गुलाब जामुन, केक, चॉकलेट, मालपुआ, गटागट आदि बनाए जा रहे हैं। आशाएं और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ये उत्पाद तैयार कर रही हैं। पेश है खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वोकल फॉर लोकल की अपील को राजनांदगांव जिले की महिलाओं ने अपनाया है और वो स्वयं सहायता समूह बनाकर महिलाओं के जीवन में महुआ फूल से बनने वाली जेली और लड्डू से आत्मनिर्भरता की मिठास भरने लगी है। इसके लिए वन विभाग ने राजनांदगांव में महुआ प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया है। इस महुआ प्रसंस्करण केंद्र में महुआ से जेली, लड्डू, अचार और जामुन से चिप्स सहित अन्य खाद्य पदार्थ बनाने में ये महिलाएं जुटी हुई हैं। इन महिलाओं के द्वारा बनाई गई महुआ जेली चॉकलेट ने लोगों के घरों में आत्मनिर्भरता की मिठास घोल दी है। प्राकृतिक रूप से कई ऐसी खाद्य सामग्री वनोपज से बनाई जाती हैं जो लोगों के लिए सेहतमंद साबित होती हैं। इनमें से महुआ और जामुन भी है। महुआ से बनने वाली मिठाइयाँ स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती हैं। इससे कुपोषण तो दूर होता ही है, हृदय रोग और वात रोग के लिए भी ये सहायक साबित होती हैं। जामुन और महुआ के फूल से उत्पाद बनाकर ये महिलाएं प्रतिदिन 200 रुपए की आमदनी प्राप्त कर रही हैं। 4 महिलाएं आते हैं यहाँ और फिर यहाँ के सब भैया लोग भी हमारी हेल्प करते हैं जो कि मशीन चलाते हैं। मशीन में हार्ड वर्किंग का काम बहुत ज़रूरी है जो भैया लोग करते हैं, और हम लोग लड्डू बनाने का काम करते हैं। पैकिंग करना, लड्डू बनाना, ये सब हमारा काम है। महुआ लड्डू से इस ठंडी के दिनों में बहुत फ़ायदा है। इसमें डिलीवरी वाले लोग भी खा सकते हैं इसको, और कुपोषित बच्चे भी खा सकते हैं इसको, और जो गठियावाद है ये सब के लिए। जैसे कि जामुन चिप्स भी है बनता है यहाँ, तो जामुन चिप्स में शुगर पेशेंट है उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। महुआ से लड्डू, जेली, अचार के अलावा कोरोना संक्रमण काल में लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़ा भी तैयार किया गया है। प्रशिक्षित टेक्नीशियन की देखरेख में यहाँ पर उत्पादित खाद्य सामग्री को तैयार किया जा रहा है। इन महिलाओं ने महज 4 महीने में 10 लाख का उत्पादन कर वन विभाग के संजीवनी केंद्र अपने उत्पादों की सप्लाई की है। महुआ प्रसंस्करण केंद्र में जो है 2 केटली लगा है, जिसमें मतलब जो है पल्प को गर्म किया जाता है। 2 पल्पर का मशीन लगा है, एक ग्राइंडर मशीन है, एक जूसर मशीन है, एक बॉयलर लगा है और एक जो ड्रायर मशीन लगा है। 4 महीना से जब यहाँ उत्पादन चालू हुआ है, लगभग महिला स्व सहायता समूह द्वारा जो है लगभग 10 लाख रुपए का उत्पादन करके जो है संजीवनी मार्ट को जो है माल भेजा गया है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जामुन और महुआ इन महिलाओं के लिए आजीविका का स्रोत बना हुआ है। इसके जरिए ये महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने में अब बात करते हैं वाराणसी की। लोकल हुनर को देश के स्तर पर ले जाने के लिए सरकार शिल्प मेले का आयोजन करती है। ऐसा ही एक शिल्प मेला वाराणसी में भी देश के विभिन्न स्थानों के हुनर और कारीगरी को बाजार देने का काम कर रहा है। देखिए हमारे संवाददाता हरकेश बहादुर सिंह गौतम की ये खास रिपोर्ट। नाम है गांधी शिल्प मेला। जैसा नाम वैसा ही काम भी।
केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से यह मेला लगा है। इस मेले में प्रदेश के हर जिले के उत्पाद के स्टॉल तो लगे ही हैं, साथ ही देश के विभिन्न प्रदेशों के उत्पादों के स्टॉल भी अपना हुनर पेश कर रहे हैं। इस मेले में पश्चिम बंगाल के कला और हुनर का स्टॉल बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित कर रहा है। ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं जो कम्प्लीटली हैंडमेड्स है, हैंड क्राफ्टेड है। सो यू कैन, आप देख सकते हैं यहाँ पे जूट फैब्रिक बेनी से किया गया है। तो दिस इज़ कम्प्लीटली ऑल ऑफ माई आइटम्स, सारे आइटम्स है ये हैंडमेड्स है। स्वदेशी जागरण मंच का भी मानना है कि केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के इस प्रयास से जहां स्वदेशी को बढ़ावा मिलेगा, वहीं आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और युवा रोजगार पा सकेंगे, साथ ही अपने हुनर को पूरे देश में पहचान दिला सकेंगे। मैं इन सभी के भविष्य के लिए कामना करता हूं कि इस तरीके का बाजार हमेशा सरकार को आयोजन करते रहना चाहिए, ताकि ये जितने भी आर्टिजन्स हैं उनको एक अच्छा बाजार मिले और हम सभी भारतीय जितने भी हैं उनको अपनी स्वदेशी वस्तुओं के बाजार में जाके उसको स्वीकार करने का अवसर मिले। इस तरह के आयोजन से युवाओं और कारोबारियों के लिए एक मंच उपलब्ध होने के साथ देश के विभिन्न राज्यों की खूबसूरती भी दुनिया के सामने पेश होती है। बनारस में लगा है यह मेला। बनारसी होते ही हैं अपने अंदाज के, पहले किसी के हुनर को आत्मसात करते हैं और फिर पूरे विश्व पटल पर ले जाते हैं, प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं। उम्मीद है जो यहाँ पर हुनर आया है विभिन्न प्रदेशों से, विभिन्न जिलों से, उन्हें एक बड़ा बाजार मिलेगा बनारस की इस धरती से। कैमरा पर्सन डॉक्टर अजय सिंह के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। और उत्तराखंड के चमोली जिले में आई प्राकृतिक आपदा के बाद लापता लोगों की तलाश जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और आईटीबीपी के जवान तलाशी और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। गुरुवार को मुख्य टनल से 2 और रेडी गांव के पास से एक शव को निकाला गया। अभी कुल लापता 204 लोगों में से 61 के शव मिल चुके हैं। इनमें 27 शवों की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है, बाकी की तलाश जारी है। आपदा में प्रभावित 13 गांवों में राहत की सामग्री पहुंचाई जा रही है। नष्ट हुए पुलों की जगह नए पुल बनाए जा रहे हैं। पानी और बिजली आपूर्ति बहाल करने का काम पूरा कर लिया गया है। और अब देखते हैं इस मौसम में किसान कैसे करें शिमला मिर्च की खेती। शिमला मिर्च की बुआई का समय चल रहा है। सर्दी का मौसम इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। वैसे शेड में 12 महीने इसकी खेती की जा सकती है। इसकी खेती के लिए सबसे पहले नर्सरी लगाई जाती है। नर्सरी तैयार होने पर इसे मुख्य खेत में रोप दिया जाता है। ज्यादातर हरी शिमला मिर्च बाजार में दिखाई देती है, वरना लाल और पीली शिमला मिर्च की भी अच्छी मांग है। रोपाई करते समय ध्यान रखें कि पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 7 सेंटीमीटर रखें। रोपाई के तुरंत बाद पौध में हल्की सिंचाई जरूर कर लें। उसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। इससे फसल की अच्छी बढ़वार में मदद मिलेगी। सर्दियों में पाले से फसल को नुकसान हो सकता है। पाला लगने से पौध सूख जाती है और झुलस जाती है। इससे बचाव के लिए पौध में सिंचाई जरूर करें। पाला पड़ने पर पौधे में मौजूद पानी जम जाता है और सिंचाई करने से ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। इसके अलावा पाले से फसल को बचाने के लिए 2 ग्राम सल्फर को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। सल्फर के छिड़काव से पौधों में गर्मी बनी रहेगी। इसके अलावा शिमला मिर्च की फसल में सफेद मक्खी के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए दवा का छिड़काव विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। इसके अलावा सफेद मक्खी से बचाव के लिए नेट हाउस में शिमला मिर्च की रोपाई करना बेहतर रहता है। और अंत में मुख्य समाचारों पर एक बार फिर से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विश्व गुरु की भूमिका से प्रेरित गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए युवाओं से सकारात्मक सोच के साथ राष्ट्र निर्माण की राह में बढ़ने का किया आह्वान।
नासा का परसिवरेंस रोवर मंगल ग्रह की सतह पर उतरा सफलतापूर्वक। करीब 7 महीने की यात्रा के बाद लाल ग्रह पर पहुंचा परसिवरेंस। मंगल की सतह पर जीवन की संभावनाओं की करेगा तलाश। बाराबंकी के कुछ युवा सामूहिक रूप से खेती करके कमा रहे हैं अच्छा मुनाफा। अधिक लाभदायी सब्जी की खेती करके इन युवाओं ने बदली अपने गांव की तस्वीर। जागरूक होकर सरकारी योजनाओं का उठा रहे हैं लाभ। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी कीटनाशक निर्माताओं को दिए गए हैं 6,788 पंजीकरण प्रमाण पत्र। 2020-21 के दौरान भारत ड्रोन के इस्तेमाल से टिड्डियों पर नियंत्रण करने वाला बना विश्व का पहला देश। राज्यों के सहयोग से केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा टिड्डी नियंत्रण अभियान। और खरीफ विपणन सीजन में एमएसपी पर खरीद जारी। धान की खरीद में पिछले वर्ष की खरीद के मुकाबले 15.30% की हुई वृद्धि। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में अब तक खरीदा गया 645.10 लाख मीट्रिक टन धान। जारी खरीफ विपणन सत्र में लगभग 93 लाख किसान हुए लाभान्वित। तो किसान समाचार में आज बस इतना ही। नमस्कार।